हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक। ठीक है, चलिए आज हम करते हैं भौतिक विज्ञान डे 9 में चैप्टर 1 आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उसके इम्पोर्टेंट पार्ट लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ाया था, गॉस के अनुप्रयोग को हम पढ़ रहे थे। तो हमने एक लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है, एक लंबे तार जो आवेशित तार था उसकी वजह से हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या यूज करके, गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, आज हम उसके और 2-3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 2-3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख, ये हमारा कि अनंत समतल आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, अनंत समतल आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब देखिए, जैसे रेड कर लीजिए, ये एक है ना, ये एक सीट है ना, ये बहुत अनंत लंबाई की है, ऊपर और नीचे इन्फाइनेटली ये लॉन्ग है। अब इसकी वजह से अगर कहीं नियर बाई आप विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे तो कितना होगा, इसके नियर बाई कहीं विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र तो कितना होगा, इस बात की हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो क्या करें, एक अनंत लंबाई की पट्टिका ले लेते हैं। अब यहाँ अनंत लंबाई बनाना पॉसिबल है नहीं, तो हम इन्फाइनेटली लॉन्ग लेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये आवेशित है, अभी पट्टिका क्या है, अनंत लंबाई की पट्टिका है, ऐसे ऊपर इन्फाइनेटली लॉन्ग है अनंत लंबाई तक, तो ये आवेशित है, इस पर हमने कुछ चार्ज मान लिया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके लिए बताइए गॉसियन सरफेस क्या होगा, अगर इसके लिए हम गॉसियन सरफेस अगर हम देखें, कोई ऐसा अनंत लंबाई की एक सीट है, उसको कौन सा सरफेस इंक्लोज कर लेगा, है ना, वो बड़ा मुश्किल होगा बताना। तो क्या करेंगे, इसके कुछ चार्ज के लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे। तो क्या होगा, जैसे ये सीट है ना, जैसे ये सीट है, ये सीट है, अब यहाँ से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसके, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज को क्या करेगा, कंसीडर करेगा। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कहीं भी आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, है ना, इस पॉइंट की वजह से इधर भी कहीं भी वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो हमारा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और जो हमारा ये है धनात्मक आवेशित चार्ज है इस पे, ठीक है, धनात्मक आवेशित चार्ज है, और ये हो गया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब इस पे देखिए, अब गॉसियन सरफेस के 3 पृष्ठ होते हैं, आपको पहले पता है, ये वाला समतल पृष्ठ हो गया, एंड पे समतल पृष्ठ हो गया, और ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। तो 3 जगह में निकालना होगा। यहाँ का हमने क्षेत्रफल मान लिया, छोटे पार्ट का, छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल मान लिया ds1। अच्छा, यहाँ पे एक छोटे पार्ट उसका क्षेत्रफल मान लिया ds2, ds2, ठीक है, यहाँ पे हो गया ds2, ds1, ds2। अच्छा, अब वैद्युत क्षेत्र देखिए, कोई भी पॉजिटिव सीट है, अगर इस पे मान लीजिए, इस पूरे पे हमने, इस पे मान लीजिए हमने धनात्मक आवेश दिया है, तो धनात्मक की वजह से वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दूर, इधर भी धनात्मक आवेश है तो इसकी वजह से भी क्या होगा, दूर की तरफ, है ना। तो दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ। ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक वक्र पृष्ठ है, इसका इसका क्षेत्रफल किधर होगा, वक्र पृष्ठ पे एक छोटा सा पार्ट मान लीजिए, ये हो जाएगा ds3, लेकिन वैद्युत क्षेत्र तो इधर ही होगा, ये हो जाएगा E3। ठीक है, तो E1 E2 E3, है ना, ये वैद्युत क्षेत्र हो गए, और ये हो गए इनकी वक्र पृष्ठ। अब ध्यान से समझिए, अब क्या करना हमें, अब इसमें हमें दिया है कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, है ना, सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया, है ना। ये जो पार्ट है इसका टोटल एरिया हमने क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिया, ए, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा। तो इस एरिया में अगर आप देखें, इस एरिया में अगर इस वाले एरिया में देखें तो कितना चार्ज है, कितना आवेश है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए के बराबर, है ना, सिग्मा ए के क्या हो जाएगा, बराबर। तो इस एरिया में जो चार्ज हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आवेश जो हो जाएगा वो सिग्मा इंटू एरिया, है ना, उसके वक्र क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अच्छा, अब समझते हैं, अब इसकी वजह से हमें निकालना है, तो नेट हम क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से फ्लक्स निकालते हैं, फिर उसको गॉस गॉस के जो लॉ है उसके से क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो पहले देखिए जरा इसके फ्लक्स निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, है ना, अगर इसका हम फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर φ1 φ2 और कितना हो गया φ3। चलिए φ1 बताइए कितना हो जाएगा, φ1 बच्चों कितना हो जाएगा, φ1 में हो जाएगा E1 ds1, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ E1 ds1 क्लोज इंटीग्रेशन। φ2 कितना हो जाएगा, E2 ds2
पाई 3 कितना हो जाएगा, E3 DS3, ठीक है, E3 DS3। अब ध्यान से देखिए E3 और DS3 है ना, E3 और DS3 इसके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। बाकी यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री। जो 90 डिग्री वाला है तो यहाँ पे आपको पता है ये वाला क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि क्या हो जाएगा EDS3 cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिंपली डॉट प्रोडक्ट है तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पे अगर हम फाई टोटल देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से फाई बराबर हो गया पहला EDS1 E1DS1 और ये हो गया E2DS2। अब ध्यान से देखिए क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो गया और यहाँ पे थीटा, इस वाले के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस वाले के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस वाले के लिए थीटा कितना था, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो E1DS1 cos 0 1 हो गया। तो क्या बचा EDS1 E2DS2 और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो होल टर्म्स क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब देखिए ये आ गया। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखिए ध्यान से देखिए, बाइसिमेट्रिक, यहाँ से जितना दूर ये वाला पार्ट है उतना ही दूर ये वाला पार्ट है। अब इससे जो परिबद्ध आवेश है, इससे जो परिबद्ध आवेश है उसकी वजह से सेम डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और वहीं से दूसरे साइड सेम डिस्टेंस पे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो आवेश पे डिपेंड करता है, दूसरा दूरी पे डिपेंड करता है। अगर आवेश अगर इतना ही है और दूरी जितना इधर है उतना ही दूरी इधर भी है तो क्या हो जाएगा, आपका वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ पे E1 बराबर क्या हो गया, E2। दूसरी चीज मैंने कहा ये जो है ना, ये जो हमने सिलेंडर लेट किया है, ये जो हमने बेलन लेट किया है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, जो वक्र पृष्ठ है इसका, ये क्या है, समान। इसका एरिया क्या होगा, समान, ठीक है, क्योंकि सेम है। तो उसके एरिया को हमने लेट कर लिया है A, इसके एरिया को हमने क्या लेट कर लिया है, A लेट कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E बाहर आ जाएगा DS1, यहाँ भी E बाहर आ गया, क्या हो गया DS2, क्योंकि E1 E2 E के बराबर है से, ठीक है। अब DS1 कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर, तो ये हो गया 5, है ना। अब देखिए अब इसका कितना हो गया, ये प्लस ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2a के बराबर, ये हो गया 2a के बराबर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब गॉस लॉ के अनुसार, है ना, गॉस के नियमानुसार गॉस के नियमानुसार क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा कि किसी भी पृष्ठ से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। उससे जितना भी चार्ज है, उससे भी जितना भी चार्ज बाउंड है, इससे कितना चार्ज बाउंड था Q, इससे कितना चार्ज बाउंड था Q, तो Q का कितने टाइम्स होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो Q अपॉन में कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट टाइम। और Q की वैल्यू हमने बता दी, क्योंकि सिग्मा बराबर Q बाई A होता है, Q बराबर कितना हो गया, सिग्मा इंटू A। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 दोनों से हमने क्या निकाला, उससे भी हमने फ्लक्स निकाला है और गॉस का नियम भी लगा के हमने क्या निकाला, उस पृष्ठ से पास होने वाला कुल फ्लक्स, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेट कर देंगे, तो उधर कितना है 2EA बराबर किसके हो जाएगा, सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन, ए से कैंसिल हो गया, 2 यहाँ आ जाएगा, E बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी इनफाइनाइट सीट है अगर है ना आपके पास, अगर अनंत लंबाई की अगर एक चादर है, वो आवेशी चादर है, तो उसकी वजह से कुछ दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या हो गया, उसके पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, उसके पृष्ठ का आवेश घनत्व हो गया, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है ना, और अपॉन में 2। तो किसी भी अनंत लंबाई के अगर वो है आवेशित अगर चादर है, तो उसकी वजह से कुछ दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एज ए रिजल्ट भी इसे याद करेंगे, अगले डेरिवेशन में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, मैंने फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। पॉज दीजिए, नोट करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई हो। चलिए
अगली बात करते हैं, दो समांतर पट्टों के बीच वैद्युत क्षेत्र है ना, कह रहे हैं दो समांतर पट्टों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अब दो समांतर पट्ट है ना, जैसे ऐसे दो सीट है, दोनों 4 सीट है, दो समांतर ऐसे सीट है, ऐसे रखा गया है ना, तो इनकी वजह से वैद्युत क्षेत्र इनके बीच में या किसी एक साइड या इस साइड है ना, 3 पॉइंट बनेंगे, एक तो इनके बीच में बनेगा, एक राइट साइड बनेगा, दूसरा कौन सा साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। तो अगर ये दो समान, दो अनंत लंबाई के समान आपको चादर दी गई है, आवेशित चादर, तो इनकी वजह से वैद्युत क्षेत्र एक तो 3 पॉइंट पे निकलेगा। अब दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है, या तो ये दोनों पे आवेश कैसा हो समान, ताकि दोनों पे धनात्मक आवेश हो, या दोनों पे कैसा आवेश हो, ऋणात्मक। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, एक पे धनात्मक हो, दूसरे पे कैसा हो, ऋणात्मक। ठीक है, ये 3 केस बनेंगे। तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, बाकी केसेस आप आराम से अपने आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हिंट दे दूंगा। अब जरा समझिए, इन्होंने क्या रखा है कि प्लस माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेशित घनत्व वाली दो विपरीत आवेशित पट्टों के लिए। ठीक है, दो विपरीत आवेशित पट्टे हैं। अब इनकी वजह से देखिए कहाँ कहाँ कितना कितना क्या क्या होगा। मान लीजिए इस तरह से दो पट्टे हमारे पास, एक पे धनात्मक आवेश है, एक पे ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अच्छा, तो ये इसका पृष्ठ घनत्व हो जाएगा प्लस सिग्मा, इसका हो जाएगा माइनस, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। ठीक है, ये पृष्ठ होगा। अब इनकी वजह से अब हमारे पास 3 पॉइंट है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है Q, यहाँ पे एक पॉइंट है R। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है R। हम इन तीनों पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो ध्यान से पहले समझते हैं, पहले डायरेक्शन निकालेंगे, फिर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, अभी आपने सीखा है ना, पिछले वाले में भी आपने सीखा, किसी अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, दूरी पे डिपेंड कर रहा है कि उससे कितना दूर निकालना, नहीं। यहाँ आर आया कहीं, डिस्टेंस आया कहीं, नहीं आया। तो सिर्फ घनत्व पे डिपेंड करता है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब आपको जैसे पी पे निकालना है तो पहले डायरेक्शन बताया है ना, वो तो आपको पता है कितना होगा, बट डायरेक्शन की बात करनी है पहले। तो पॉजिटिव की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होता है हमेशा क्या होता है, दूर, इसकी वजह से दूर होगा। इसको प्लेट नंबर 1 बोल दिया हमने, इसको प्लेट नंबर 2 बोल दिया। तो इस पॉइंट पे प्लेट 1 की वजह से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और प्लेट 2 की वजह से निकालेंगे तो किधर हो जाएगा, इस पॉइंट पे है ना। प्लेट 2 की वजह से निकालेंगे तो किधर हो जाएगा, लाइक दिस है ना, निगेटिव, सॉरी, देखिए धनात्मक की वजह से दूर, लेकिन जो निगेटिव है उसकी वजह से क्या होगा, उसी की तरफ होगा। पहले समझिए, जैसे मान लीजिए ये धनात्मक है, इस पर धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक की वजह से क्या होता है, उसी की तरफ होता है। तो E1 आ गया है ना, ये प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब प्लेट 2 की ऋणात्मक है तो P पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होगा, तो ये इसी की तरफ हो जाएगा E2। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट पे दिशा देखते हैं, धनात्मक की वजह से क्या होगा, दूर, तो ये E1 की वजह से हो गया, और ऋणात्मक की वजह से क्या होगा, उसकी तरफ, तो ये किसकी वजह से हो गया, प्लेट 2 की वजह से हो गया। फिर यहाँ देखिए R, देखिए अब R में क्या होगा, धनात्मक की वजह से दूर होगा, E1 हो गया, ऋणात्मक की वजह से उसकी तरफ होगा, तो ये कितना हो गया, E2 हो गया, है ना। अब ध्यान से समझिए, तो अगर P पॉइंट पे आप नेट निकालेंगे, ठीक है, P पॉइंट पे कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या कर देंगे, ऐड। देखिए वेक्टर जब भी हम सॉल्व करते हैं तो या तो चार्जेस का साइन, मैंने कहा ना, आवेश का सिंबल नहीं लिखते हैं, आवेश का साइन नहीं लिखते हैं, हम दिशा देखते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम दिशा में है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, और अपोजिट दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो E1 बाई E2। चलिए, अब अभी हमने पढ़ा, अभी हमने फार्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या पढ़ा है, किसी पट्टिका के कारण, आवेशित पट्टिका के कारण जो ये होता है, ये क्या होता है ना, सिग्मा अपॉन में कितना होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, दोनों का आवेश घनत्व क्या है, सेम, बस साइन अलग अलग है, मतलब एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, लेकिन दोनों का आवेश घनत्व क्या है, समान है। तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, समान है, बस साइन अलग अलग है। और जब भी हम वेक्टर सदिश क्वांटिटी के साथ डील करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन नहीं लगाते हैं, है ना। तो E1 प्लस E2, हमने बस डायरेक्शन देख लिया, तो E1 की वजह से कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वजह से भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समान है तो 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो P पॉइंट पे, मतलब उनके बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह से
अब जरा देखिए क्यू पॉइंट पे निकालिए, क्यू पे ध्यान से देखिए, क्यू पे दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। E1 माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों समान है और माइनस है तो कितना हो जाएगा, जीरो। ई क्यू पे भी क्या हो गया। सिमिलरली आर पॉइंट पे भी विपरीत दिशा में है, तो आर पॉइंट पे भी कितना हो जाएगा, आर पॉइंट पे भी कितना हो जाएगा, जैसे क्यू पॉइंट पे निकाला सेम एज आर पॉइंट पे, क्योंकि विपरीत दिशा में थे ना, इसलिए क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यही अगर दोनों धनात्मक आवेश होते तो धन की वजह से यहाँ भी दूर, धन की वजह से यहाँ भी दूर, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाते, ऐड हो जाते। इधर अगर देखते तो धन की वजह से ये भी दूर, धन की वजह से ये भी दूर, तो यहाँ भी ऐड हो जाते। बीच में क्या होता, धन की वजह से इधर दूर, धन की वजह से इधर दूर, तो बीच वाला जीरो हो जाता, बाकी दोनों क्या हो जाते, ऐड ऑन हो जाते। सेम अगर नेगेटिव होता तब भी सिंबल वही आता। तो बस हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है, जहां पे दिशा दोनों की समान है वहां जुड़ जाएंगे, जहां विपरीत है वहां घट जाएंगे, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो जहां जुड़ेंगे वहां 2 टाइम्स हो जाएगा, और जहां घटेंगे वहां जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे दूसरे पट्टिका के कारण निकाल सकते हैं। मैं एक बार आपको धनात्मक वाला और ऋणात्मक वाला वो कर देता हूं, मैं बनाता हूं, आप खुद साइन बना के मुझे सिंबल बना के दिखाइए कैसे आएगा। पहले से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए दो पट्टिका मैं बनाता हूँ, डायरेक्शन वैल्यूज आप बताइएगा खुद से। यहाँ पे दोनों पे हमने धनात्मक दे दिया पृष्ठावेश, यहाँ पे दोनों पे ऋणात्मक पृष्ठावेश दे दिया। ठीक है, पॉइंट्स वही है, पी क्यू आर, यहाँ भी वही है, पी क्यू आर, तीनों पॉइंट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, धनात्मक चार्ज, यहाँ भी क्या हो जाएगा, धनात्मक चार्ज, यहाँ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, अब आप खुद बताइए, अब आप खुद डिसाइन की बताएंगे कहाँ क्या कैसे होगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब धनात्मक है, वन की वजह, धनात्मक की वजह से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र दूर, तो हो जाएगा ई वन की वजह से। ये भी धनात्मक है, इसकी वजह से भी क्या होगा, दूर, इसकी भगाएगा ना, तो दूर, तो इधर आ जाएगा ई टू की वजह से। ठीक है, अच्छा क्यू पॉइंट पे देखेंगे, धनात्मक की वजह से दूर, तो हो जाएगा ई वन की वजह से। ये भी धनात्मक है, धनात्मक की वजह से दूर, तो ये किधर आ जाएगा, अब यहाँ देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ दोनों क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। आर पॉइंट पे देखिए धनात्मक की वजह से दूर, और यहाँ क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऋणात्मक चार्ज आप खुद निकालिए, वैल्यूज बताइए मुझे, पहले आप निकाल लीजिए, फिर मैं साइन बनाऊंगा, आप पॉज करके निकालिए इसको, फिर मैं सिंबल बनाता हूँ और आप मैच करिए। देखिए ऋणात्मक, ऋणात्मक की वजह से उसकी तरफ होगा, ऋणात्मक की वजह से उसकी तरफ होगा, ऋणात्मक की वजह से उसकी तरफ होगा E2, वो भी ऋणात्मक, उसकी वजह से उसकी तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में। ऋणात्मक की वजह से इसकी तरफ होगा E1, यहाँ भी ऋणात्मक, दूसरे पे भी ऋणात्मक है, उसकी वजह से उसकी तरफ होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर, तो P पॉइंट पे नेट आप वही फार्मूला लगा देंगे, जीरो, और जो Q पॉइंट पे होगा और जो R पॉइंट पे होगा दोनों बराबर होगा, और दोनों में ये चीज ऐड हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बेसिकली कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी P पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, और Q और R पॉइंट पे बराबर हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, जैसा कि पिछले वाले में हमने अभी करा था। ठीक है, पिछले देखिए जहाँ पे ऐड हो रहा था वहाँ पे कितना आ रहा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ भी ऐड होके वही चीज बन जाएगी। ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, कह रहे हैं कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र है ना, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है हमें।
अब गोली कोस है, उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की कैसे गणना होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें जरा डिस्कस करते हैं, समझिए जरा ध्यान से। पहले बनाता हूँ मैं। ये गोली कोस हो गया, गोली कोस मतलब ये बीच में गैप, बीच में ना, बीच में ये गैप हो गया, ठीक है, ये गोली कोस हो गया। अब गोली कोस में क्या होगा, अच्छा प्योर गोला और गोली कोस में क्या डिफरेंस होता है, प्योर गोला पूरा सॉलिड होता है और गोली कोस क्या होता है, लाइक दिस, गोला तो होगा लेकिन बीच में सॉलिड होगा और ये वाला स्पेस क्या हो जाता है उसका खाली, जैसे पतंग वाली डोर वाली वो होती है जिसमें डोर लगी होती है, उसमें आप देखोगे बीच में क्या होता है, सुरंग होती है, बीच में सुरंग होती है। या गांव में पुलिया लगती है ना, पुलिया लगती है, पुलिया पुलिया की कुछ मोटाई होती है, पुलिया की कुछ मोटाई होती है, जब एक तरफ से आप देखोगे तो बीच में खाली होता है पानी की जगह निकलने के लिए, और एक तरफ क्या होती है उसकी मोटाई होती है, तो वही जो मोटाई है वही एक तरफ अगर उसको हम काट दे तो क्या बन जाएगा, एक तरह से गोली कोस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये भर देंगे तो ये बन गया गोली कोस। अब इस गोली कोस की वजह से, अब इस गोली कोस की वजह से बहुत सारे पॉइंट हैं जहां हमें निकालने हैं। एक तो हमें ये पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, दूसरा हमें इस आर पॉइंट पे निकालना है, तीसरा हमें इस क्यू पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। अब ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जब बाहर वाला पॉइंट निकालोगे तो ये स्मॉल आर, और जब अंदर वाला पॉइंट निकालोगे तो ये भी स्मॉल आर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब हम बात करेंगे आउटर पॉइंट की, अब हम 3 पॉइंट पे निकालेंगे, है ना, एक आर पे निकालेंगे, एक पी पे निकालेंगे और दूसरा कहाँ पे निकालेंगे, क्यू पे निकालेंगे। तो जब हम आउटर पॉइंट के लिए बात बात करेंगे, त्रिज्या आर है और आवेश क्यू वाले कोस के लिए, इस पे टोटल आवेश कितना है, क्यू है, इस पे टोटल आवेश कितना है, क्यू है। तो क्या हो जाएगा, अब गोली कोस पे अगर हम बात करेंगे तो इसके टोटल आवेश के बराबर हो जाएगा, है ना, टोटल आवेश पे आवेशी चार्ज के बराबर हो जाएगा, और वो कितना होगा वो देखते हैं। तो देखिए, तो त्रिज्या आर और आवेश क्यू के कोस के लिए इस पे आवेश घनत्व भी निकाल सकते हैं, आवेश घनत्व के केस में भी निकाल सकते हैं और आवेश के केस में भी निकाल सकते हैं, दोनों केस में। तो आवेश के केस में निकालते हैं, जरा देखिए, त्रिज्या होगी इसकी कैपिटल आर और आवेश हो गया इसका क्यू, कोस के लिए हमें निकालना है। तो पहले बाह्य बिंदु के लिए पहले हम कहाँ निकालेंगे, बाह्य बिंदु के लिए, बाह्य बिंदु के लिए, बाह्य बिंदु के लिए मतलब बाह्य बिंदु आर के लिए, बाह्य बिंदु कौन है हमारा, बाह्य बिंदु आर के लिए। अब आर के लिए आप देखोगे तो जो स्मॉल आर है, कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, बड़ा, जब गोली कोस से हम बाहर चले जाएंगे तो उसकी त्रिज्या से क्या हो जाएगी, दूरी बड़ी हो जाएगी। तो जिस भी वजह से निकालना है, अब एक गोली कोस है, अब एक गोली आप छोटा सा बॉल समझ लीजिए, गेंद की बॉल समझ लीजिए, फुटबॉल की बॉल समझ लीजिए, अगर उसको किसी के अंदर सिमेट्रिकली रखना है ना, एक समान रूप से आराम से आ जाए और हर जगह यूनिक यूनिफॉर्मेशन हो, तो क्या करो, एक बड़ी वॉलीबॉल की बॉल ले लो, उसके अंदर एक प्लास्टिक की बॉल रख दो, ऐसे बीच में बिल्कुल हैंग करा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो वॉलीबॉल की बॉल है उसके लिए कैसा काम करेगा, एक कैसा काम करेगा, गॉसियन सरफेस का। तो हम क्या करेंगे, आर से पास होने वाला एक हम क्या कर लेंगे, एक गोला लेट कर लेंगे। अब वो गोला क्या होगा, जो आर से पास होने वाला गोला होगा वो इस पूरे गोले को अपने अंदर समा लेगा। तो आर से पास होने वाला जो गोला होगा वो क्या काम करेगा, गॉसियन सरफेस का काम करेगा, ठीक है। अब कैसे गॉसियन सरफेस का काम करेगा, जरा ध्यान से। तो आर से पास होने वाला अगर हमने एक गोला ले लिया, आर से पास होने वाला अगर हमने एक गोला ले लिया तो ये काम करेगा गॉसियन सरफेस का, ठीक है। इससे पास होने वाला एक हमने गोला ले लिया तो ये काम करेगा गॉसियन सरफेस का। तो ये हमारा हो गया, तो बाह्य बिंदु आर के लिए तो गॉसियन सरफेस हो जाएगा इसके लिए, गॉसियन सतह कितनी त्रिज्या का, त्रिज्या स्मॉल आर। देखिए ये जो बाहर वाला गॉसियन सरफेस है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। तो गॉसियन सतह त्रिज्या आर वाला है ना। अब अगर इसकी वजह से हमें निकालना है, हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, हमें फ्लक्स निकालना, सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज समझते हैं। तो गॉस लॉ के अनुसार, है ना, गॉस लॉ के अनुसार, चूंकि चले देखिए जरा, गॉसियन सतह से, अब गॉसियन सतह से पास होने वाला हम टोटल फ्लक्स लेंगे, है ना, गॉसियन सतह से इस पूरे गॉसियन सतह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस पूरे गॉसियन सतह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो वो लेंगे। तो चूंकि
फाई बराबर, अब जब ये बाहर वाला गॉसियन सरफेस लोगे और इस पे पूरा चार्ज कितना है क्यू, इस पे पूरा चार्ज कितना है क्यू, इस पूरे स्ट्रिप पे चार्ज कितना है क्यू, है ना, आवेश है क्यू। अभी जब बाहर वाला गॉसियन सरफेस होगा तो ये पूरा का पूरा अंदर वाला चार्ज क्या करेगा, अपने अंदर इंक्लूड करेगा। जैसे एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया और जो उसके अंदर गोला रखा है उस पर आवेश कितना है क्यू है, तो इसका मतलब बड़े वाले सरफेस के अंदर पूरा का पूरा गोला आ जाएगा। और गॉस लॉ के अनुसार फाई बराबर क्या होता है, उसके अंदर जितना भी आवेश होता है उसका कितना टाइम्स हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। किसके अनुसार, गॉस नियम के अनुसार, गॉस नियमानुसार, गॉस नियमानुसार उस पूरे पास होने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, फाई बराबर कितना होता है, ई ए। अब किसी पॉइंट पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे अगर हम इसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की बात करें, तो अब जरा देखिए, तो फाई बराबर कितना होता है, फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे फ्लक्स अब जब निकालेंगे, अब ये जब फ्लक्स निकालेंगे ई डॉट डी एस, अब यहाँ पे मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट अगर हम मान लेंगे, अगर एक छोटा सा अगर हम पार्ट मान लेंगे यहाँ पे, तो इसका बाहर की तरफ कितना हो जाएगा डी एस, ठीक है, इसका बाहर की तरफ कितना हो जाएगा डी एस। और इस चार्ज की वजह से अगर बाहर की तरफ, बाहर वाले बिंदु के लिए क्या करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, है ना। बाहर किसी पॉइंट के लिए ये सारा चार्ज कहाँ पे लाइक होगा, एज ए सेंटर, एक सेंटर पे आवेश आ जाएगा और उसकी तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक इसको कुछ ऐसे करते हैं, ये वाली चीज लिख दी पहले, पहले चीज डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे चार्ज है ना, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या होगा, है ना, पृष्ठ पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन में एरिया, ठीक है, क्यू अपॉन में एरिया। अब एरिया कितना होगा, जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, है ना, गोले का एरिया कितना होता है, तो गोले का एरिया होता है क्यू अपॉन में 4 पाई r², ठीक है, क्यू अपॉन में 4 पाई r²। तो जहाँ क्यू की वैल्यू वहाँ इसको पुट कर देंगे, है ना। तो जरा देखिए, तो फाई बराबर बन जाएगा, क्यू की जगह आ जाएगा, क्यू की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यू की जगह ये पूरी चीज़ सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्यू की जगह रख देंगे, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये जो क्यू की वैल्यू है ना, अब यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बराबर ये सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r², ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। इस क्यू की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, इस क्यू की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो कितना बन जाएगा, पाई बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई r² अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब देखिए, गॉसियन सतह, सतह से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है, गॉसियन सतह से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनटू क्या हो जाता है एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। अब ध्यान से देखिए, जो ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे किसी भी कोई भी एरिया, अगर कोई भी गोला है, मैंने उस दिन बताया था, अगर कोई भी गोला है उसका एरिया अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर, अगर कोई गोला है तो एरिया क्या होगा, सतह के परपेंडिकुलर होगा। और किसी दूर बिंदु के लिए काम करने के लिए, है ना, चलिए यहाँ पे बना देता हूँ इसको, ध्यान से देखिए, जैसे ना आपका आर पॉइंट है, ठीक है, ये आपका आर पॉइंट है, अब ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आर, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये है जिसपे चार्ज है, दूर दूर पॉइंट के लिए ये चार्ज कैसा कैसा बिहेव करता है, दूर पॉइंट के लिए, अगर दूर कोई दूरी, किसी दूर हमने अगर एक पॉइंट ले लिया, तो वहाँ के लिए आवेश कैसा बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज, है ना, एक पॉइंट चार्ज। अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना, दोनों के बीच अगर ये देखेंगे तो ई ए क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, तो बेसिकली कितना आ गया ई ए। अब वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है, अगर ये पूरा का पूरा आवेश सेंटर पे केंद्रित हो जाएगा ना, है ना, उसके केंद्र पे क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। अगर ये पूरा आवेश हमने केंद्र पे मान लिया क्यू आवेश, तो उसकी वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में 4 पाई क्यू अपॉन में जो भी दूरी है इंटू क्या हो जाएगा एरिया। अब एरिया इसका कितना है,
अगर इसके हम एरिया की बात करेंगे तो इस पूरे सरफेस का एरिया कितना है ना, सरफेस का एरिया, तो एरिया हो जाएगा आपका 4πr², ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेट कर देंगे, है ना, दोनों इक्वेशन इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन इक्वेट कर देंगे तो बाई 1 एंड 2 से अभी दोनों इक्वेट कर दीजिए, तो सिग्मा 4πr² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4πε0 Q/r इंटू 4πr², ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4π² से 4πr² कट गया, ठीक है। अब अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर आप काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब क्यू की जगह रखेंगे, क्यू के टर्म में है ना, वरना क्यू के टर्म में भी इसे रहने देते हैं, अगर क्यू के टर्म में रहने देते तो पूरा पूरा क्यू कट जाता, क्योंकि जो क्यू की वैल्यू है अगर हम इसे क्यू के टर्म में रहने दें, क्योंकि यहाँ पे ना इसको इक्वेट करने से पहले जैसे पीछे हमने देखा ना, ये क्या था, Q/ε0 था, इसे क्यू के टर्म में ही रहने देते हैं ना, इसे हम क्यू के टर्म में ही रहने देते हैं, Q/ε0। ये वाली जो चीज़ है ना, इसको कन्वर्ट नहीं करते वरना कैलकुलेशन लेंदी होगा। अब यहाँ पे रखिए, अब दोनों अगर इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन में ε0 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4πε0 है ना, 4πε0 1 अपॉन में 4πε0 Q/r इंटू 4πr², ठीक है। ये क्यू से क्यू चला गया, ठीक है, ये क्यू से क्यू चला गया। विद्युत क्षेत्र निकालना था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालनी थी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रहने देते। एक सेकंड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। चल देखिए ये फाई हो गया, फाई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बस एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया की जगह आप हम 4πr² रख सकते हैं, और अगर दोनों इक्वेट करेंगे तो 4πr² है ना, एरिया की जगह कितना रख दें हम 4πr² एरिया की जगह। अब इक्वेट करते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 2, तो बाई 1 एंड 2 मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी थी बेकार में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें डायरेक्ट निकालना था। तो अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो बाई 1 एंड 2 Q/ε0 इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 4πr², ठीक है। अब यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो E बराबर हो जाएगा 4πr², वहाँ नीचे चला जाएगा, Q अपॉन में 4πr² एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसको अरेंज करते हैं, तो 4πε0 को अलग कर दो, है ना, और क्या बन जाएगा Q अपॉन में r²। हाँ अब आया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले बिंदु, किसी बाहर वाले बिंदु के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू आई, जो बाहरी बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू आई, कितनी आ गई 1/4πε0 Q/r²। और ये किसके लिए होता था, जैसे एक कोई छोटा चार्ज हमने लिख दिया है ना, सोर्स चार्ज हमने रख दिया, ठीक है। अब सोर्स चार्ज की वजह से कुछ दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना होता था, तो कितना आता था, इस चार्ज की वैल्यू, इस आवेश की वैल्यू Q अपॉन में r², है ना, और ये K टाइम्स K की वैल्यू होती है ना 1/4πε0, है ना, ठीक है। अच्छा अब ये उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो, एक बारी बस मैं थोड़ी सी करेक्शंस कर देता हूँ। ये देखिए फिर से समझा देता हूँ एक बारी, हमें बाहरी बिंदु के लिए निकालना था, तो पहले गॉसियन सरफेस के अनुसार अगर कोई भी गॉसियन सरफेस है उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, उसके अंदर जितना भी चार्ज होता है उसका क्या कर देते हैं 1/ε0 टाइम्स, तो ये कर दिया। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ये हटा दीजिए, है ना, ये वाली चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे, ये वाली चीज़ लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए, अब फिर से ये चीज़ हटाइए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ जाएंगे, गॉसियन सरफेस सतह से पास होने वाला फ्लक्स फाई बराबर ए cos 0, ये हो गया। अब फाई बराबर ई, अब क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी गॉसियन सरफेस आपने लेट किया है, अगर उसका त्रिज्या r है तो उसका कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr²। बाई 1 एंड 2 से हमने कर दिया, दोनों मिला दिया, 1 कितना था, 1 इक्वेशन थी फाई की वैल्यू Q/ε0, और यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी है E इंटू 4πr², तो Q/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। यहाँ से E देखेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो पहले हमने गॉसियन सरफेस निकाला, पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q, अब वो Q/ε0 हो गया। अब उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाया, फाई बराबर ट्रेडिशनल मेथड E इंटू ए होता है, E इंटू ए होगा तो EA cos 0, तो ये आ जाएगा, और यहाँ से दोनों वैल्यू अगर पुट कर देंगे वी विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर ये पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट हमने ये आउटर पॉइंट के लिए निकाल लिया, ठीक है, आउटर पॉइंट के लिए निकाल लिया, अब ये वाला R पॉइंट, अगर ये R पॉइंट कहाँ पे आ जाए, P पॉइंट पे आ जाए, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, ये जो दूरी है स्मॉल r है, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है ना,
तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उसके बराबर हो जाएगी। अब जरा देखिए, तो हम क्या करेंगे, अब हमने मान लिया दूसरा, सतह पर एक बिंदु के लिए, सतह पर एक बिंदु के, सतह पर एक बिंदु P के लिए, सतह पर एक बिंदु P के लिए, और जब P पॉइंट पे आएंगे तो क्या हो जाएगी, जो बाहर वाली दूरी है वो सतह वाली दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर। तो जो भी वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आया है, जो भी वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है, सिर्फ इसमें क्या बदल जाएगा, स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, क्योंकि अभी भी पूरा चार्ज वही है, पूरा आवेश वही है, ठीक है। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, कैपिटल आर। तो क्या हो जाएगा, एट P पॉइंट, है ना, ये कहाँ पे था, R पॉइंट पे था, तो एट P पॉइंट कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर अंतः बिंदु के लिए बात करेंगे, है ना, अंतः बिंदु, अंतः बिंदु, और अंदर हमने क्या बिंदु लिया है, अंदर हमने क्या बिंदु लिया है, Q, अंतः बिंदु Q के लिए, अंतः बिंदु Q के लिए। अब अंतः बिंदु Q के लिए कितना हो जाएगा, Q के लिए जो स्मॉल r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या से, जो स्मॉल r है उसकी त्रिज्या से क्या हो जाएगी, छोटी, क्योंकि हम अब गोले के अंदर आ चुके हैं, अब गोले के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब एक बात मेरी समझिए आप, अंतः बिंदु से अगर एक गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस अगर यहाँ से अंतः बिंदु के लिए आप बनाएंगे, अंतः बिंदु के लिए अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो हमने कहा था कोस का सारा आवेश कहाँ है, ये जिसकी वजह से हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, इसका सारा आवेश कहाँ है, सतह पे। अब ये जो गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी आवेश आएगा, नहीं, क्योंकि सारा का सारा आवेश कहाँ है, सतह पे। अगर उसके अंदर किसी पॉइंट पे आप निकालें, जैसे वॉलीबॉल का गेंद है ना, तो उसका सारा मास कहाँ होता है, सतह पे। अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, खाली होगा, तो खाली होगा तो वहां पे जहाँ खाली स्थान होगा वहां पे क्या होगा, कोई आवेश होगा, नहीं होगा। अब इसके अंदर कोई आवेश इंक्लूड नहीं होगा, अगर कोई आवेश इंक्लूड नहीं होगा तो गॉस लॉ के अनुसार क्या होता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से जितना आवेश परिबद्ध होता है उसका 1/ε0 टाइम्स। तो अगर वहां कोई आवेश ही नहीं है तो आवेश की वैल्यू क्या होगी, जीरो, आवेश की वैल्यू जीरो होगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान से देखिए समझा रहा हूँ। तो अंदर पॉइंट के लिए अगर हम बात करें, जैसे ये था हमारा बाहर वाला पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट, यहाँ पे क्यू आवेश है। अब यहाँ एक अंदर गॉसियन सरफेस हमने लिया और हमें निकालना है क्यू पॉइंट पे, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, तो क्या होगा, इससे परिबद्ध है ना, तो यहाँ पर गॉसियन सतह से कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है, कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है, कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है। अगर कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 0/में एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो गाउस नियम के अनुसार, गाउस नियमानुसार, गाउस नियमानुसार ये 0 हो गया। अगर फ्लक्स ही 0 हो गया, अगर फ्लक्स ही 0 हो गया तो फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस, और क्या हो गया, हाँ हमने फाई बराबर पढ़ा है ई डॉट एरिया। अगर यही 0 हो गया तो ई ए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगी, 0। तो अगर फ्लक्स ही 0, अगर उससे पास होने वाला कोई फ्लक्स ही नहीं है, अगर कोई फ्लक्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब अंदर सतह पे कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, अंदर सतह पे कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। अब अगर इसका हम ग्राफ देखें, थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा देखिए जरा, हमने 3 चीज़ें बनाई, क्या क्या बनाया, इस तरह से, दूरी के साथ, दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र, दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र, ये इसका वो हो गया, ठीक है, ये हो गई इसकी त्रिज्या आर हो गया, ठीक है, और ये कोई भी पॉइंट है ना, ये आर हो गया, ये पॉइंट हो गया, जब स्मॉल आर किसके बराबर हो, आर के बराबर। चलिए अब ध्यान से देखें, आपने देखा 3 पॉइंट था, ये आवेश हो गया, इस पे आवेश हो गया, ठीक है, हमने एक अंदर क्यू
पॉइंट लिया, एक बाहर P पॉइंट लिया और एक यहाँ R पॉइंट लिया, ये हो गया सेंटर, ये रेडियस R हो गई, ये दूरी R हो गई और ये दूरी भी R हो गई, ठीक है। अब इन पॉइंट्स पर हमें निकालना था, ध्यान समझिए। तो अंदर आपने देखा, अंदर किसी भी पॉइंट के लिए क्या था, जीरो। अंदर किसी भी पॉइंट के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना था, जीरो। तो अंदर किसी भी पॉइंट के लिए वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस तो बढ़ेगी लेकिन अंदर किसी पॉइंट के लिए वैद्युत क्षेत्र वाली एक्सिस क्या हो जाएगी, जीरो। ये पूरा जीरो होगा, ये पूरा जीरो, ठीक है। तो अंदर किसी भी पॉइंट के लिए कितना हो गया, जीरो। तो गोले के अंदर कहीं भी अगर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, गोले के अंदर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब उसके बाद आर पे आपने देखा, इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे कितनी थी, ई बराबर आर पॉइंट पे और ये पी पॉइंट पे ना, ठीक है। ये कितना था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखिए, दोनों फार्मूले को ध्यान से देखिए, दोनों फार्मूले ध्यान से देखिए। जो सतह पे है वहाँ पे कैपिटल आर है और जो यहाँ बाहर है वहाँ पे क्या है, स्मॉल आर। आपको पता है स्मॉल आर की वैल्यू ज़्यादा है। अब ये वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब सतह पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, सबसे ज़्यादा। और जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो यहाँ पे सतह पे वैद्युत क्षेत्र हो गया सबसे ज़्यादा और आगे वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो पहले उसके केंद्र से लेके यहाँ तक जीरो और सतह पे क्या हो गया, मैक्सिमम, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये था, तो यहाँ तक की चीज़ें थी। कोई भी दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताएं। बाकी आप सभी बदलाव की कक्षा ज्वाइन करें, आपके अपने दोस्त हैं, चीज़ें हैं, उनको भी बताएं, उनको भी ज्वाइन कराएं, ठीक है। और पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट मिलते हैं। अब ये चैप्टर 1 हमने क्या कर लिया, चैप्टर 1 हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स और चीज़ें प्रॉब्लम वो मैं बताता हूँ, गाइड करता हूँ कैसे करना है। अब अगली क्लास से हम चैप्टर 2 करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 करेंगे। अब थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे। अभी चैप्टर 1 में उन्होंने थोड़ा स्लो काम कराया, धीरे धीरे थोड़ा आपको सीखना, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग चीज़ें बढ़े। इनको अच्छे से कवर करिए, सारी प्लेलिस्ट, सारी वीडियोज़। अब अगली क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।